Hey guys, how's it going? Lost in Heaven here और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम माई एक्सपीरियंस इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में मेरे रहने का एक्सपीरियंस पिछले 12 सालों का। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आने का सोच रहे हैं एज ए टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट या फिर काम करने के लिए, आई थिंक दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू यू। सबसे पहले ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट कंट्री। सेटल डाउन होने में आपको थोड़े टाइम लगता है। एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हैं तो 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली लैंग्वेज की। लैंग्वेज इशू है। लैंग्वेज इशू अगर आप जैसे कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या फिर कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाएंगे, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑलरेडी स्पीक इंग्लिश। तो आप इंग्लिश मोस्टली कहीं ना कहीं तो आपके लिए आसान रहेगा मुझे लगता है सीखना अगर आप बाहर जा रहे हैं कंपेयर टू जर्मन, क्योंकि जर्मन नॉर्मली कोई सीखता नहीं है। या फिर मैंने तो जब मैं इंडिया में रहता था मैं तो किसी को नहीं जानता था जो कोई दूसरी भाषा बोलता हो। हम हिंदी के सिवा और इंग्लिश में हमने पढ़ाई करी थी लेकिन कभी बोलते भी इतना ज़्यादा नहीं थे। तो लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल। अब एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो दैट वुड बी अमेजिंग। ये देखिएगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि प्राइवेट इतनी जानी मानी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि यूएस या फिर यूके में होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन होता है, श्योर गो फॉर इट, इट्स क्वाइट चीप एज वेल टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। अगर आप एज ए फैमिली आ रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे काफ़ी यंग हैं दे कैन गो टू द पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल फ्री रहता है। लेकिन अगर वो थोड़े बड़े हैं और ऑफकोर्स 12-10 साल से ऊपर हैं तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए इंटरनेशनल स्कूल्स काफ़ी हैं, उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट या यू हैव द ऑप्शन अवेलेबल इंटरनेशनल स्कूल में भेजने का। क्वालिटी वाइज आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम। क्वालिटी ऑफ स्विस एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट। एजुकेशन के बाद बारी आती है जॉब्स की, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मोस्टली पार्ट टाइम ढूंढने में मेरे को नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। वैसे भी पहले 6 महीनों में यू कैन नॉट वर्क। पहले 6 महीनों में एज ए स्टूडेंट आप स्विट्ज़रलैंड में काम नहीं कर सकते। सो बेसिकली इस टाइम पे आपको अपना खर्चा खुद से उठाना पड़ेगा। बट आफ्टर दैट यू कैन प्रीटी मच वर्क लाइक 15 आवर्स पर वीक और आप समर टाइम पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। मेरे ख्याल से अगर आपका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है और आप ज्यूरिख जैसे महंगे शहर में नहीं रह रहे हैं तो आपका खर्चा आराम से निकल जाएगा इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग पार्ट टाइम। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ऑफकोर्स आपकी सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं बैचलर्स या फिर मास्टर्स के, तो पार्ट टाइम से आपका खर्चा आराम से निकल जाना चाहिए। अब मेरा खर्चा 6 सालों में आराम से निकल गया था तो मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई थी। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको भी कोई ज़्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए। इंडस्ट्री की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल्स हो गए या फिर कोई आईटी कंपनीज हो गई या फिर कोई भी जो कि काफ़ी हाई लेवल जॉब्स हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़ा मिलता है। तो अगर आप छोटे मोटे जॉब्स की सोच रहे हैं तो जो कोई भी कर सकता है। सो यू डू नॉट गेट अ वीज़ा फॉर दैट, स्पेशली एज ए नॉन यू। तो ये थोड़ा नॉन यू को बाहर रखा गया है और सिर्फ EU और यहाँ के लोकल के लिए ही एज अ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर नहीं रहता तो उस लोकल को जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं ऑफकोर्स, एज आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपके साथ आ सकते हैं। और अगर आप काम के लिए आ रहे हैं तो आपकी वाइफ भी यहाँ पे काम कर सकती है या फिर आपके हस्बैंड भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दैट्स आई थिंक ग्रेट। और अब जब 2 जने एक साथ काम करते हैं तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स प्रीटी गुड। अब मुझे US और यहाँ दूसरी कंट्रीज़ का मेरे को पता नहीं कि वहाँ पे कितनी सैलरीज मिलती है। ऑफकोर्स वहाँ पे क्या पता, हो सकता है ज़्यादा सैलरी मिलती हो, लेकिन मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड अगर आप आना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट अ गुड कंट्री टू कम एटलीस्ट फॉर एक्सपीरियंस और यू नो इवन इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली। भाई काम की बात चली रही है तो नॉर्मली मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे मिलते हैं आपको अराउंड 25 दिन छुट्टियों के हर साल। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब अगर आपको बोनस वगैरह मिल रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आपको मिलती है सैलरी 13 महीनों की। सो 13 मंथ। टैक्सेस की बात करें तो सिंपली अगर आप ज्यूरिख जैसे शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपनी 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी हर साल एज अ टैक्स। और अगर आप बर्न जैसे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी एज अ टैक्स। तो टैक्स डिपेंड करता है आप रह कहाँ रहे हैं। ज्यूरिख थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू बर्न काफ़ी बड़ा कैंटन है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं। तो वो देखिए आइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो भी देखा है आज तक टैक्सेस काफ़ी कम है स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप जर्मनी और फ्रांस और इनके बारे में बात करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में। आई बिलीव स्विट्ज़रलैंड इज़ क्वाइट गुड व्हेन इट कम्स
कम्स टू द पर्सनल इनकम टैक्स, और ऊपर से कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल टैक्स नहीं लगता है। डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल गेन्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं 6 से 7 महीनों के ऊपर तो उसमें जो भी प्रॉफिट मिलता है उसका टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो वेल 6 महीने मिलते हैं आपको। लेकिन फिर यही बात है कि स्विट्ज़रलैंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंट्री है। तो अगर आपकी जो फील्ड है वो एक तरीके की स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, जैसे कि AI हो गया या फिर कोई IT का स्पेशलिस्ट हो गया, कि आपको वो वीज़ा क्यों दें, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़े हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो जो कोटा सिस्टम है वो आप पे लागू नहीं होता। तो स्विट्ज़रलैंड को तो आपके एम्प्लॉयर को थोड़ा आसानी हो सकती है आपको जॉब देने में, कंपेयर टू अगर आप इंडिया से सीधे या फिर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, नॉन EU से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करता है मेरे ख्याल से। तो अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपको पता है कि आपकी फील्ड में इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आपको मेरे ख्याल से जॉब मिल जानी चाहिए। अगर आप इसके बारे में आपका सबसे बड़ा है कि मुझे जॉब ही जॉब चाहिए, तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर जर्मनी। आई थिंक जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट परमानेंट स्टे आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। अब जॉब के बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी की मैंने ऐसे ही बताया कि काफ़ी सैलरी मेरे को लगता है सबकी ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और मेरे ख्याल से आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ सैलरी ज़्यादा होने से काम नहीं चलता, बिकॉज आप उतना ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो एक बंदे का 40 to 50 फ्रैंक्स इज़ क्वाइट ईजिली गॉन, जो कि बाहर से आए हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप स्विस फ्रैंक में कमा रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच। लेकिन उन लोगों की जिनकी सैलरी काफ़ी कम है, जैसे कि स्टूडेंट, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली इन विंटर्स, बिकॉज यू कांट जस्ट सिट आउटसाइड। लेकिन आपकी सैलरी अगर कम है तो इतना आसान नहीं है रहना स्विट्ज़रलैंड में, मैं कहूँगा, क्योंकि रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। अब 1200 से 1500 से 2000 के स्विस फ्रैंक के करीब आपको 2 रूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप फैमिली है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो आई थिंक देयर यू नीड टू सी हाउ इट इज़, बट मोर और लेस आई थिंक इट इज़ फाइन इन टर्म्स ऑफ सैलरी। इट इज़ क्वाइट गुड, आई वुड से। अब ट्रैवलिंग की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड के आसपास काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड ए कंट्री। इट इज़ सिचुएटेड राइट इन मिडल ऑफ यूरोप। तो यहाँ से आप कहीं भी बेसिकली फ़्लाइट लेंगे तो 9 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इंडिया के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं, कनाडा के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं, US के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ गुड लोकेशन दैट वी हैव अराउंड हेयर। उसके अलावा जर्मनी काफ़ी पास है, फ्रांस वगैरह काफ़ी पास है। जो ट्रेन के स्टॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके पास खुद की कार है तो दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। एक बात बता दूं, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो डू नॉट गेट ए कार। आई थिंक इट्स, मेरे एक्सपीरियंस से तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छी है, पार्किंग आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ज़्यूरिख जैसे शहर में तो काफ़ी मुश्किल है, और यू हैव टू पे अ लॉट फॉर ए गराज, जो कि $200 से $300 के करीब आ सकता है पर मंथ। तो इसके लिए गाड़ी, अगर आप शहर के बीच में रह रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हैं, जैसे कि मैं रहना पसंद करता हूँ शोर शराबे से बाहर, देन ऑफकोर्स यू नीड अ कार, एंड विद द कार आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड। हाईवे का टोल नहीं है हमारे यहाँ पे, तो आपको सिर्फ 40 फ्रैंक देना रहता है हर साल, विच आई थिंक इज़ वेरी चीप। और कार भी इंश्योरेंस की बात हो गई या फिर टैक्सेस की बात होगी तो इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी कार के लिए देता हूँ अराउंड 1000। मेरे पास एक माज़दा CX-5, इट्स बिलो 3500 किलोग्राम्स। तो डीजल है, उसके लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो इट्स क्वाइट अ नाइस ड्राइव, बिकॉज कि आप माउंटेन्स वगैरह में जा सकते हैं। अब माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो बात आती है हॉबीज़ की। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आ रहे हैं, जो कि फ्री भी हैं। मैं फ्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि ऊपर जाने के लिए, हाँ, अगर आप फिट हैं तो आप पैदल चल के पहाड़ में चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये गोंडोला वगैरह लेना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली हो भी सकता है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव क्या पता बनाया गया होगा, वो ऐसी जगहों पे भी हैं जहाँ पे जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो एक्सपेक्ट टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास आप पास वगैरह भी बना सकते हैं तो उसमें थोड़ा सस्ता हो सकता है अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं। एज अ टूरिस्ट आई वोंट थिंक इट्स दैट एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके पास एक कार्ड वगैरह रहता है जिसे कहते हैं हाफ टैक्स या फिर हाफ कार्ड, जो कि आप ले सकते हैं। उससे सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट आधे हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, यू शुड हैव इट।
उसके अलावा जैसे कि मैंने बात कही, यहाँ पे है काफ़ी खूबसूरत माउंटेन, तो हाइकिंग लोग काफ़ी करना पसंद करते हैं समर में। चीज़ मेरे लिए जो मेरे को थोड़ी खटकती है वो है खाने की। खाने के हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इन सुपर मार्केट्स एंड ऑल्सो इन द रेस्टोरेंट्स। मुझे तो आज तक अच्छे से अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट स्विट्ज़रलैंड में मुझे तो आज तक नहीं मिला है। एक जगह है जहाँ पे मैं डोसा खाने जाता हूँ, वो ज्यूरिक में, वो भी एक रेस्टोरेंट तो नहीं कहूँगा, एक काइंड ऑफ अ टेक अवे है, लेकिन उसके अलावा मुझे आज तक कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला स्विट्ज़रलैंड में जो कि मेरे से अच्छा खाना बना के मेरे को खिला सके। और उसके अलावा प्राइसेस भी जब आप देखेंगे तो एक करी के 40 से 50 रैंक देने के लिए उस, और फिर राइस अलग से ऑर्डर करना, तो इट्स क्वाइट आई जस्ट प्रेफर टू कुक बाय माई सेल्फ। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि खाने के मामले में आपको कुक बनना पड़ेगा। मैं जब आया था तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता था, बट विद टाइम आई लर्न टू कुक, एंड 4 से 3 सालों के बाद करी की बैंड बजाने के बाद जो भी करी मैं बनाता था अब मेरे से आराम से बन सकती है। आई थिंक इट प्रोवाइड्स a lot of independence। so उसके अलावा से स्किल्स काफ़ी आपको सीखने को मिलते हैं, लेकिन अब एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा सिंगापुर या फिर कनाडा जैसा इन स्विट्ज़रलैंड। बारी आती है कि स्विट्ज़रलैंड रहने के लिए कैसा है, सोशल लाइफ कैसी है यहाँ पे। वेल बेसिकली अगर बात करें तो कंपेयर टू बिग कंट्रीज सच एज USA या फिर कनाडा, वहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे लोग। स्विट्ज़रलैंड में इतनी सारे लोग नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स वी आर अराउंड 8.8 मिलियन पीपल नाउ, जो कि हर साल बढ़ रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड इतना बड़ी कंट्री नहीं है, काफ़ी छोटी कंट्री है, तो मेरे ख्याल से अगर आप शहर में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स यू माइट बी इन कॉन्टैक्ट विद मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। मेरे पास कार है, लेकिन मैं कभी कभी जब ट्रेन लेता हूँ तो डैम इट मोस्टली ज्यूरिक के आस पास तो इट्स प्रीटी मच फुल। इट्स लाइक मुंबई लोकल समटाइम्स, बट इट्स आई थिंक इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग। उसके अलावा अगर आप किसी बाहर रह रहे हैं बर्न में, जैसे कि जब मैं स्टूडेंट था तो बर्न में तो इतने सारे लोग उस टाइम पे नहीं रहा करते थे। इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, वेल क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ तो मेरे दोस्त बेसिकली बने थे जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था। ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट ओपन, आपको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, दे आर क्वाइट ओपन टू टॉक टू यू एंड टू टॉक टू अदर्स, टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, what kind of experiences you bring out there। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से दोस्त बनाना काफ़ी आसान है अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फिर आपकी जान पहचान आसानी से हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आ रहे हैं या फिर पढ़ने नहीं आ रहे हैं, एज अ फैमिली आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रेंड्स हेयर। मेनली जो लोग काम करते हैं दे कीप इट क्वाइट प्रोफेशनल, और अगर आप किसी से मिलना जुलना चाहते हैं किसी स्विस से, सो इट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन अगर मोस्टली ज्यूरिक जैसे शहर में जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोग आके काम करते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी ईजियर। आपको अपने साथ के इंडियन लोग काफ़ी मिलेंगे, या फिर दूसरी कंट्रीज़ के सच एज अमेरिकन, सच एज फ्रॉम UK, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कल्चरल शॉक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यू माइट स्टिल फील दैट एवरीवन इज़ डिफरेंट अराउंड यू। लेकिन अगर आप किसी गांव में जाके रह रहे हैं तो दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड विद अ स्विस पर्सन, बेसिकली क्योंकि लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल। उसके अलावा कल्चर की भी बात है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड मे नॉट बी द बेस्ट प्लेस। मैं स्विट्ज़रलैंड क्या, जर्मनी और मोस्ट ऑफ द नॉर्डिक्स आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू मेक फ्रेंड्स, तो दे आर नोन फॉर देयर क्वाइट कोल्ड शोल्डर मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेसिज्म वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे। आप सिटीज़ में दारू पी के लोग घूमते हैं तो दैट कैन बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। मेरा एक्सपीरियंस आज तक 12 सालों में कोई भी ख़राब नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी मेरे से मिले हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें थी। मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इन 12 सालों में आई हैड रियली हैड अ क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास क्योंकि पासपोर्ट है सो थिंग्स मेक्स इट ईजियर। अगर मैं अपार्टमेंट ढूंढने जा रहा हूँ या फिर कंट्री से बाहर अंदर जा रहा हूँ, यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स दैट मेक्स क्वाइट थिंग्स ईजियर। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हो सकता है अपार्टमेंट ढूंढने में दे मोस्टली विल प्रेफर अ पर्सन हु हैज़ अ पासपोर्ट। और अपार्ट फ्रॉम अपार्टमेंट रेंटिंग मेरे ख्याल से और जगह ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्विस पासपोर्ट है और आप किसी अपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट दैट अपार्टमेंट। अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो उससे पासपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी रेजिडेंस परमिट वगैरह होता है आई थिंक इट इज़ सेम फॉर एवरीवन। सो एक और चीज़ है कि इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं कार इंश्योरेंस, तो उस चीज़ में अगर आप इंडियन हैं या फिर किसी और नेशनैलिटी में है तो आपको ज़्यादा इंश्योरेंस देना पड़ता है कंपेयर टू स्विस। सो दैट स्मॉल थिंग्स आर स्टिल देयर बट इट्स नॉट दैट बिग अ डील। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी कंट्री आपके लिए अगर आपको ज़्यादा लोगों से इतना, अगर आपको नेचर से प्यार है, ज़्यादा आप लोगों के पास रहना पसंद नहीं करते हैं, इफ़ यू प्रेफर टू बी ए इंडिविजुअल योर सेल्फ और आप अपने आप से काम रखना पसंद करते हैं, तो आई थिंक दैट कैन बी अ क्वाइट अ गुड कंट्री। और
आपके पास स्पेशल स्किल्स वगैरह हैं तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू प्रोफेशनली एज वेल। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। होपफुल यू लाइक्ड इट। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप और क्या जानना चाहेंगे। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में या फिर यूरोप के बारे में, और इन जनरल ट्रैवल, एजुकेशन, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी। उसके अलावा मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।